पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 4 से लेके 8 मार्च 2024 का जो हफ़्ता है जो आज कंक्लूड हो रहा है इसके हवाले से है। इस हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। जैसा कि मैं हर वीडियो की इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा होता हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर रखा जाए, क्योंकि अगर आप अपने आप को बाखबर रखेंगे, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनसे अपने आप को अवेयर रखेंगे, तो तभी आप वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं और एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। याद रहे कि इस वीडियो सीरीज़ में जितनी भी आपके साथ न्यूज़ शेयर की जाती हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है, कंपनीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट्स के अंदर मौजूद होती है। इसलिए ये कोई भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो र्यूमर्स की बेस पे हो। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ अपडेट्स हैं उसका जायज़ा लेंगे और उसके बाद इस हफ्ते के दौरान डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपीस के अगेंस्ट मूवमेंट रही उसको हम एनालाइज करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही, किस तरह के अप्स एंड डाउन वहाँ देखने को मिले, और साथ साथ KSE 100 इंडेक्स में इस पूरे हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ सेशंस में क्या मूवमेंट रही और इंडेक्स कैसे ऊपर या नीचे गया, उस हवाले से भी हम डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो मूवमेंट है उसको भी हम इस वीडियो में अहाता करेंगे। आज की जो पहली खबर है वो रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी सिनर्जिको के हवाले से है। इस कंपनी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की तरफ से रिफाइनरी पॉलिसी दी गई थी अपग्रेडेशन के हवाले से, तो उसके तनाजुर में एक ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। तो उस सिलसिले में अगर पाकिस्तान इसकी सिनर्जिको की बात की जाए तो इसने अपनी 2 रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करने का ऐलान किया था, कुछ अर्सा पहले भी इस हवाले से अनाउंसमेंट आई थी। तो इन्होंने इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स दी हैं कि ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अपनी रिफाइनरीज़ को इस तरह अपग्रेड करें कि वो यूरो 5 जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक गैसोलीन और डीज़ल की जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी जो तैयारी है उसको यकीनी बना सकें। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसके हवाले से इन्होंने कहा कि एस्टिमेट इनका जो इनिशियल एस्टिमेट है वो ये है कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी इसके ऊपर होगी और फ्यूचर में इसके जो एग्जैक्ट एस्टिमेट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है कि रिफाइनरी सेक्टर को नई जहतों के मुताबिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अपग्रेड करने के हवाले से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो दीगर रिफाइनरीज भी उसी हिसाब से अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करेंगी, ट्यून करेंगी, तो ओवरऑल उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उनका जो मेयार है वो इम्प्रूव होगा और इस सेक्टर के लिए और पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकानमी है उसके ऊपर भी इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। अब जो दूसरी खबर है वो भी रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से ही है। रिफाइनरी सेक्टर में से एक कंपनी है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इस कंपनी ने कुछ अर्सा पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि जो इनका प्लांट है उसकी मेंटेनेंस और जो नेसेसरी इंस्पेक्शन होती है उस हवाले से इन्होंने अपने जो प्लांट है उसको बंद किया था। तो अब तकरीबन 37 दिन के लिए प्लांट के बंद रहने के बाद अब उन्होंने ऐलान किया कि उनकी ये जो प्रोसेस है, ये जो मेंटेनेंस है, ये कंप्लीट हो गई है, इसलिए उनका ऑपरेशन दोबारा से बहाल हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि अब दोबारा बेहतर तरीके से एक मेंटेन्ड अप्रोच के साथ है और एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ वो अब अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने की पोजीशन में होंगे। अब जो तीसरी खबर है वो IMF के हवाले से है। IMF के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के साथ जो ऑलरेडी एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसका जो नेक्स्ट रिव्यू है उस हवाले से वो रेडी हैं और वो सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि जो नई कैबिनेट है उसकी तश्कील मुकम्मल हो जाए। तो नई कैबिनेट की तश्कील के बाद इस हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा और एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च या अप्रैल के महीने में ही इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। तो आगे चलकर भी अगर देखें तो अब आने वाले महीनों में पाकिस्तान ने अच्छी खासी पेमेंट्स करनी है, तो डेट सर्विसिंग के हवाले से और मुल्क को दोबारा से जो एक खुदा न खास्ता दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन डिफ़ॉल्ट की सी जो बज़ाहिर मुमकिन तौर पे हो सकती अगर ये IMF के साथ हमारा आगे मुआहिदा नहीं होता। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं IMF की तरफ से, जिस तरह के रिमार्क्स वहाँ से आ रहे हैं, उसमें चांसेस यही हैं कि IMF के साथ जो ऑनगोइंग स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसका रिव्यू भी अच्छे से हो जाएगा और मज़ीद आगे चलकर उनके साथ नेगोशिएशन करके
एक बेहतर बेल आउट पैकेज लेने में कामयाब हो जाएगी गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आईएमएफ की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो उनकी कंडीशंस हैं उनको किस हद तक पूरा किया जाता है। वैसे अभी तक देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट ने तो आईएमएफ की जो भी शराइत थी, कुछ सख्त शराइत भी थी, उनको भी पूरा करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे उनको फॉलो किया है। बिजली और गैस की प्राइसेस के हवाले से देख लें, एफबीआर के जो टैक्स कलेक्शन के अदाद शुमार हैं उनको देखें, या जो दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी शराइत थी उनके हवाले से अगर हम ओवरऑल एक सिचुएशन देखें तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान वेल अलाइंड है आईएमएफ के साथ। और उम्मीद यही की जा सकती है कि आईएमएफ के साथ इस रिव्यू के बाद हमारे पास जो डॉलर्स का एक इनफ्लो है वो आ सकता है, और उसकी बेसिस पे हमारी इकानमी एक दफ़ा फिर वक्ती तौर पर स्टेबलाइज हो सकती है। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी इंडस मोटर्स के हवाले से है। टोयोटा की गाड़ियाँ जो मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं, तो एक दफ़ा फिर इस कंपनी ने यही अनाउंस किया है कि सप्लाई चेन के जो चैलेंजेस हैं इनको पार्ट्स जो हैं उसकी दस्तयाबी के हवाले से, और जो दीगर इम्पोर्टेंट जो इनको जो भी मशीनरी चाहिए होती है उस हवाले से इनको प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। और जो इन दस्तयाब इन्वेंट्री है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने अपने प्लांट को 6 से 11 मार्च इंक्लूसिव बोर्ड डेज बंद रखने का ऐलान किया है। तो ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे भी काफ़ी स्ट्रेस का शिकार है। वैसे तो आपको देखने में ये 6-7 दिन ही लग रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कंपनी के लिए जिसकी एक मेजर जो एक जिसका एक स्टेक होता है और जो 5-6 दिनों में अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, उसके लिए 1 दिन की बंदिश भी बहुत मैटर करती है। तो 5-6 दिन की बंदिश, और यूँ लग रहा है कि अभी भी जो सप्लाई चेन के हवाले से और पार्ट्स के हवाले से इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस नहीं हो सकी, और वही सिचुएशन है। तो आने वाले दिनों में भी कोई सूरत हाल ज़्यादा कोई बेहतर नज़र नहीं आ रही ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से। तो ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं इस तरह की चीज़ों के, वो ये होते हैं कि आने वाली जो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स होते हैं वहाँ पर फिर हमें वाज़े तौर पे एक डेंट नज़र आता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, उसकी रेवेन्यू के अंदर। अब अगली खबर भी नेगेटिव है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है ऑट्सोका पाकिस्तान लिमिटेड, तो इसने भी कुछ इसी तरह के मिले जुले प्रॉब्लम्स को वहाँ पर मेंशन किया है कि कंपनी 5 मार्च से लेके 31 मार्च तक प्लांट को बंद कर रही है। आल्दो कि इन्होंने एज सच कोई सप्लाई चेन या उस तरह के प्रॉब्लम्स का जिक्र तो नहीं किया, बल्कि ये मेंशन किया कि अपनी प्रोडक्ट्स को वो मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने प्लांट की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, इसलिए उनके 4 मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन जो हैं वो 5 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। तो इस बंदिश के सबब अब जो इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उसके ऊपर एक वाज़े तौर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डेंट पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन एक पूरा महीना ही बंद रहेगा 5 मार्च से 31 मार्च। तो मार्च से लेके जो जून तक की क्वार्टर है उसके अंदर आप एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखेंगे इस कंपनी की रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी में, बिकॉज ऑफ दिस प्लांट अपग्रेडेशन। बहरहाल अपग्रेडेशन एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है इस सेंस में कि अगर अपग्रेडेशन होती है और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट्स का मयार बेहतर होता है या उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में इस गैप को अच्छे से कवर भी किया जा सकता है। अब कुछ दीगर मुतफर्रिक खबरें उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली खबर जो है वो ये है कि एससीसीपी की तरफ से स्टॉक की जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन की गई थी पिछले कुछ सालों में, कुछ लोगों की तरफ से। 4 इंडिविजुअल्स का जिक्र हो रहा है जो कि ब्रोकरेज हाउसेज या इस तरह के इदारों से रिलेटेड हैं। तो उनके ऊपर एक कड़ा एक्शन लिया गया है, और इस हवाले से ये एक मुस्बत खबर भी मैं कहूँगा। एक तरफ तो ये नेगेटिव है कि स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई फेक ऑर्डर्स के ज़रिए और इस तरह की जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है उसके ज़रिए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे ये पता चलता है कि एससीसीपी का जो डंडा है वो उनके ऊपर मौजूद है, और कोई भी इरेगुलरिटीज़ जो इस तरह की देखने को मिलती हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, जितना ज़्यादा रेगुलेट किया जाएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक नज़र रखी जाएगी इस हवाले से, कोई भी अगर नेगेटिव किस्म की कैंपेन या किसी भी तरीके से प्राइस की फेक मैनिपुलेशन की जाती है स्टॉक्स में, उसको अगर अच्छे से ऐसे ही एड्रेस करते हैं एससीसीपी की तरफ से, तो फिर आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। और जो दूसरी खबर है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। जो सीमेंट इसकी एसोसिएशन है उसके से डेटा जारी किया जाता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में जो उन सीमेंट की फ़रोख्त हुई है वो सेम पीरियड लास्ट ईयर के मुकाबले में 19% कम हुई है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये इस एक्सपेक्टेशन का भी इजहार किया है कि जो आने वाली नई गवर्नमेंट है जो अभी फॉर्म हुई है, उनसे उनको उम्मीदें हैं कि शायद वो इस इंडस्ट्री के लिए, यानी कि हमारी जो
वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि सीमेंट की जहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, तो उसको वो इंसेंटिव्स देंगे या उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, जिसकी बेस पे आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में बेहतरी हो सकती है। ये तो खैर एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी में क्या होता है ये तो फ़िलहाल फ़िलहाल कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन वक़्त का तकाज़ा ये है आने वाले जो बजट होगा उसमें भी कि जो हमारी वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि इससे रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे हाउसिंग है, उसको अगर ये कोई इंसेंटिव दे पाते हैं, जैसे कि इमरान खान की गवर्नमेंट में एक दफ़ा दिया गया था, तो उसका एक अच्छा असर पड़ा था। तो अब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो फिर तो सीमेंट की फ़रोख्त के अंदर भी इज़ाफ़ा हो सकता है। साथ-साथ जो फाइनेंसिंग है, जो आगे आने वाले दिनों में खबरें आ रही हैं कि अब इंटरेस्ट रेट मुमकिना तौर पे नीचे आएगा इस साल के अंदर। और इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो फाइनेंस कॉस्ट की मद में भी जो सीमेंट या जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइड की कंपनीज़ होती हैं, चूँकि उनको फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, तो वो एक मुस्बत चीज़ आ सकती है जिसका भी फ़ायदा हो सकता है सीमेंट सेक्टर को। इसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से एटलीस्ट इस दफ़ा एक अच्छी खबर ये है कि फरवरी में जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें गुज़श्ता साल के सेम पीरियड के मुकाबले में तकरीबन 20% का इजाफा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी अरसे से मार खा रहा है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से उनको गैस और बिजली की वो मतलूबा जो उनकी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल रही होती। फिर दीगर जो इंसेंटिव्स उनकी तरफ से बार बार तकाजा किया जाता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वहाँ पर भी उनको कोई ख़ातिर ख़्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कुछ अर्से से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारी छोटी-मोटी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ कंपनीज़ हैं वो बंद भी हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब अगर बरामदात में कुछ इज़ाफ़ा होता है तो ये एक मुस्बत शगुन है। अब इसके बाद जो लास्ट खबर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मूडीज़ की जानिब से जो एक लेटेस्ट डेटा आया उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उनकी पोजीशन उसने स्टेबल या मुस्तहकम डिक्लेयर की है। और ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा है कि पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं, जो अर्निंग्स हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो ओवरऑल बिजनेस है बैंक्स का वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि आने वाला जो साल है, ये जो करंट साल है 2024 का, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल शायद ना हो सके बैंक्स जितना पिछले साल थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी शायद थोड़ा नीचे आए और दीगर जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी बैंक्स की जो करंट पोजीशन है वो काफ़ी स्टेबल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस हफ्ते के दौरान जो रिज़ल्ट हमारे साथ डेटा सामने आया है रिज़र्व्स के हवाले से, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से पिछले महीने जो हफ्ते का डेटा होता है वो डिक्लेयर किया जाता है। जैसे अभी जो डेटा आया वो 3/1/2024 का है। और उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो हमारे रिज़र्व्स हैं उसके अंदर कुछ मज़ीद कमी हुई है। 13.04 से कम होके 13.02 पे चले गए हैं। तो ये हर आने वाले हफ्ते में हम देख रहे हैं कि डेट सर्विसिंग की वजह से हमारे जो रिजर्व्स हैं उनकी जो नंबर है, जो क्यूमुलेटिव नंबर है कमर्शियल बैंक्स प्लस स्टेट बैंक ओन्ड, तो वो नीचे ही आ रहा है। तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। और ये अलग बात है कि अभी भी 13 से ऊपर ही है और काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि 13 से ऊपर ही हवर अराउंड कर रहा है। उस लिहाज से तो ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन आने वाले दिनों में जितनी ज़्यादा हमने मज़ीद डेट सर्विसिंग करनी है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी बन सकती है अगर आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात पॉजिटिव डायरेक्शन में फ़ौरी तौर पर नहीं जाते और हमें कोई बड़ी ग्रांट नहीं मिलती। अब इसके बाद अगर हम यूएसटी टू पीकेआर देखें इंटरबैंक में, तो इस हफ्ते के दौरान यहाँ पर हमें पॉजिटिव चीज़ ये देखने को मिली कि जो 4 मार्च को यानी पहला दिन था इस हफ्ते का, उस दिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 279 रुपये 26 पैसे पे हुई थी। और उसके बाद अगले 2 दिन तो हमने देखा कि डॉलर अप्रिशिएट हुआ और 6 मार्च को 279 रुपये 35 पैसे पे चला गया था पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट डॉलर। लेकिन फिर 7th और 8th को एक वाज़ेह डिक्लाइन हमें देखने को मिला डॉलर की प्राइस में। वो आज जो क्लोजिंग हुई वो 279.04 पे हुई। तो यूँ लगता है कि बिलाखिर ये जो 279 के करीब एक लंबे अरसे से जो गर्दिश जारी थी रुपए के अगेंस्ट डॉलर की या डॉलर के अगेंस्ट रुपए की, अब वो बज़ाहिर ये लगता है कि मुमकिना तौर पर आने वाले हफ्ते में शायद हम 278 का नंबर भी देख सकें। इस हफ्ते के दौरान या पिछले 1 महीने के दौरान अगर हम ब्रेंट क्रूड की ओवरऑल जो मूवमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल वो देखें, तो अभी आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 82.56 पर इस वक्त मौजूद है क्रूड ऑयल, आज की जो अभी लेटेस्ट नंबर है उसके मुताबिक।
तो ये वो नंबर है जो कि 7 फरवरी को अगर आप देखें तो ये 78 से नीचे था, बल्कि उससे पहले अगर मज़ीद डेटा पीछे लेके जाएं तो जनवरी में हमने इसको 74-73 पे भी देखा था। तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और इसका नतीजा हमने पाकिस्तान की मार्केट में ये देखा कि बिकॉज़ ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएशन और जो उसके अंदर इंक्रीज़ आ रही थी, हमारे यहाँ भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। और अभी आने वाले जो हफ़्ते हैं, जो नेक्स्ट जो क्वार्टरली हमारी रिव्यू होगा प्राइसेस का 15 तारीख को, तो उसमें भी कोई अच्छी उम्मीद हम नहीं लगा सकते। एज़ ऑफ़ नाउ जो नज़र आ रहा है उसमें यूँ लगता है कि प्राइसेस में भी मज़ीद बढ़ जाएँ, या अगर नहीं भी बढ़ती तो कम से कम नीचे आने के चांसेस नहीं हैं, और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसके ऊपर ये कोई मुस्बत असर नहीं डालेगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस आने वाले दिनों में शायद मज़ीद बढ़ भी सकती हैं, और अगर ये प्राइसेस मज़ीद बढ़ती हैं तो वो हमारे लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर सकता है। अब अगर हम केएसई 100 इंडेक्स में इस हफ्ते के दौरान मूवमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 में से 3 दिन के जो सेशंस हैं इस हफ्ते के दौरान वो आपको रेड कैंडल नज़र आ रही है, नेगेटिव सेंटीमेंट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद में ओवरऑल जो है आज की जो क्लोजिंग है उसको देखें, और इस पूरे हफ्ते के दौरान जो ओपनिंग हुई थी उसको देखें, तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि जो 65,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है उसको बहरहाल सस्टेन किया हुआ है इंडेक्स ने। और ये एक पूरे हफ्ते की जो एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, एक काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड एक्टिविटी नज़र आ रही है। जो ओपनिंग हुई थी वो भी 65,684 के आसपास थी, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी 65,793। तो लगभग ओवरऑल पूरे हफ्ते में घुमा फिरा के इंडेक्स वहीं पे है जहाँ पे इसने इनिशियली दिखाया था हमें पहले दिन। तो ये अच्छी चीज़ इस सेंस में है कि बावजूद इसके कि पॉलिटिकल अरेना पे देखें या दीगर जो मुख्तलिफ अवामिल हैं हमारे रिज़र्व्स को लेके, या इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस को लेके, या दीगर फैक्टर्स को लेके, तो उसके बावजूद इंडेक्स के अंदर पिछले कुछ अरसे से आप अगर यहाँ से 20 फरवरी से आगे देखें तो एक अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट, एक बुलिश रन आपको नज़र आया। और बुलिश रन के बाद अभी भी इंडेक्स यहाँ पर गिरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा है, और आने वाले दिनों में चांसेस यही हैं कि अब ये मज़ीद बेहतर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अगर हम पिछले पीरियड में देखें तो जो हाईएस्ट हमने देखा था वो था तकरीबन 67,000 के करीब 14 दिसंबर को। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन ज़रूर आए हैं, लेकिन इस वक्त जो 65,000 का नंबर है ये एक पॉजिटिव नंबर मैं कहूँगा, और यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में इस या तो अगर इसको सस्टेन कर पाता है तो फिर मज़ीद इसके अंदर एक पॉजिटिव रैली भी हम देख सकते हैं। आईएमएफ के साथ जो आगे मुज़ाकरात आने वाले हैं मार्च और अप्रैल के महीने में ही उस हवाले से डेवलपमेंट होगी, तो वो डू और डाई सिचुएशन होगी। उसमें या तो अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और हमें कोई वहाँ से मज़ीद पैसे मिल जाते हैं, तो उस सूरत में तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है और जो 67,000 है उसको क्रॉस भी कर सकता है। लेकिन खुदा न ख़ास्ता अगर वहाँ पर डिले आता है या वहाँ पर कोई किसी भी किस्म की रुकावट बनती है, तो उस सूरत में फिर ये इंडेक्स यहाँ से धड़ाम से नीचे भी गिर सकता है। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारी ओवरऑल इकानमी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। पॉलिटिकल एंड पे इंस्टेबिलिटी तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि गवर्नमेंट साज़ी का अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, और उस हवाले से एक हंग पार्लियामेंट के होने के बावजूद भी जो एलाइज़ हैं वो एक गवर्नमेंट साज़ी के अमल में कामयाब हो गए हैं। तो ये यूँ लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है। और जो करंट गवर्नमेंट है उसकी अगर माज़ी में भी देखें तो आईएमएफ के साथ ख़ास तौर पे बात की जाए तो उनके टर्म्स बेहतर ही रहे हैं। तो और अमेरिका या जो दीगर वो सारे फोर्सेस हैं या वो जो कुव्वतें हैं जो कि आईएमएफ के जो भी डिसीजंस हैं उसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज हो सकती हैं, उनके साथ भी इनके टर्म्स निस्बतन बेहतर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे यूँ लगता है कि शायद आने वाले दिनों में आईएमएफ के हवाले से हमें कोई मज़ीद मुस्बत खबर मिल जाए और उसका फिर मार्केट भी अच्छा असर ले ले। बहरहाल ये सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के ऊपर हैं, और आने वाले दिनों में ही क्लैरिटी होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है। बट आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो खबरें आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई क्वेश्चन है अगर आपका, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।